एनसीईआरटी का लाइन था, उसको हम बताने के लिए भूल गए थे। याद रखना है तुमको बाबू हीरो, क्या याद रखना है? हीरो। हीरो से क्या याद रखना है सर कि हेल्डेन जो थे हमारे, हेल्डेन जो थे हमारे वो इंग्लैंड के थे, ये सवाल आता है इसीलिए। और जो हमारे रसिया में ओपेरन साहब रहा करते थे, समझ में आया बात? ओपेरन साहब कहाँ के थे बाबू? रसिया के। और हेल्डन साहब कहाँ के थे? इंग्लैंड के। याद कैसे रखना है? हीरो याद रखना है। हेल्डन इंग्लैंड, ओपेरन रसिया। क्लियर है ये बात? चलो, तो ये चीज याद रखना। अच्छा, रसियन के थे और साथ ही साथ ओपेरन साहब एक बायोकेमिस्ट है, याद रखना। ओपेरन साहब क्या थे? एक बायोकेमिस्ट है। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, उस बुक का नाम अगर आप बता दे तो बहुत अच्छा होगा। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का भी एक बुक आता है जिसको लिखने वाला साइंटिस्ट था डार्विन, है ना। और ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है आपका बुक, उसको लिखने वाले साइंटिस्ट कौन थे हमारे? हेल्डन साहब थे, सॉरी ओपेरन साहब थे, है ना। हेल्डन साहब तो इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट थे और वो बाद में इंडिया के भुवनेश्वर में आके सेटल्ड हो जाते हैं। क्लियर है ये बात? चलो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं था। अब इनका जो थ्योरी था ओपेरन और हेल्डन का, इस थ्योरी को क्या करते हैं जो हमारे मिलर साहब है ना, ये मिलर साहब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं। ये उस तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, यानी बनाते हैं जिस तरह का एनवायरनमेंट उन्होंने बताया कि उस समय में होगा। समझ रहे बात? हमारा जो प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर है, पुराना एटमॉस्फेयर है, उस समय में वैसा एनवायरनमेंट होगा, वैसे एनवायरनमेंट को ये क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? वैसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का कोशिश किया। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है वो 1953 में आता है। कब आता है बाबू? 1953 में मिलर का एक्सपेरिमेंट आपको मिला। यहाँ पे क्या था हमारे पास? मिलर के एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, ये करना क्या चाह रहे थे? ये जो थ्योरी आया था ओपेरन और हेल्डन साहब का, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का इन्होंने क्या किया? कोशिश किया। क्लियर है बात? तो उसको अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है तो जो बातें ओपेरन और हेल्डन साहब ने कहा था कि उस समय ऐसा ऐसा होगा, तो इनको अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है तो इनको एक ऐसा मीडियम बनाना होगा जहां पे जो चीजें वहां पे थी वही चीजें यहाँ पे भी हमको देखने को मिले, तभी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वहां पे सबसे पहला जो हमारे पास था बाबू एनर्जी का सोर्स, वो था लाइटनिंग। लाइटनिंग यानी कि बिजली का रखना, है ना। क्लाउड से क्या हो रहा था? बिजली का रखना था, लाइटनिंग। तो इन्होंने क्या किया? एक सेटअप लिया और ये फ्लास्क में इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रोड लगा दिया। क्या लगा दिया बाबू? इलेक्ट्रोड लगा दिया। और इलेक्ट्रोड में कितना वोल्ट का करंट दे दिया? 75,000 वोल्ट का क्या दे दिया? इलेक्ट्रोड को करंट दे। तो उससे क्या हुआ? स्पार्क डिस्चार्ज हुआ, स्पार्क जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? स्पार्क, है ना। लाइटनिंग का जो होता है उसको क्या, वो क्या हुआ भाई? यहाँ पे जनरेट हुआ। ये बस वैसा ही कर रहे हैं जैसा जैसा बात उन्होंने कहा था कि उस समय में ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रोड लगा दिया एक फ्लास्क में। इस फ्लास्क में गैसेस भी प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे पास प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में गैसेस भी प्रेजेंट है। कौन से गैसेस प्रेजेंट है? CH4, NH3, H2O और H2। ये बातें हुई थी, है ना। तो यही गैसेस को इन्होंने क्या किया? इस फ्लास्क में रखा और इस फ्लास्क में क्या किया? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया और 75,000 वोल्ट का करंट दे दिया। तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट किया, है ना। और उसके बाद क्या हुआ? अब लाइटनिंग, यहाँ पे ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? लाइटनिंग दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि बिजली कड़कता हुआ दिखाना चाह रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। समझ में आ रहा है बात? और जब यहाँ पे इन्होंने ऐसा किया तो हमारे पास क्या हुआ बाबू? यहाँ पे हमारे पास कंडेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है? कंडेंसर लगा होता है। ये कंडेंसर क्या करता है? अब देखो यहाँ पे जब इतना ज्यादा मतलब लाइटनिंग हो रहा है और इतना ज्यादा वोल्ट का करंट दिया जा रहा है, 75,000 वोल्ट का, समझ बात? इलेक्ट्रोड लगा के, तो हमारे पास जो यहाँ पे माहौल है वो कैसा हो जाएगा? एकदम गर्म हो जाएगा, एकदम हॉट हो जाएगा। समझ बात? तो गैसेस यहाँ पे पूरे हॉट हो गए और फिर नीचे में जो हमारे पास कंडेंसर था ना, ये कंडेंसर क्या करता है? ये गैसेस को कूल करता है। पहले गर्म हुआ माहौल, फिर क्या हुआ? ठंडा हुआ। ठीक है, और जब ये गैसेस कूल हुए यानी ठंडा हुआ, तब ये गैसेस वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आने लगे। वाटर ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है पानी की बूंदे। पानी के बूंदे के फॉर्म में ये क्या आने लगे बाबू? नीचे आने लगे। क्लियर है बात? वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आने लगे। फिर एक यू शेप ट्यूब करके स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद क्या किया? जो पानी पहले गर्म हुआ फिर ठंडा हुआ, है ना, वाटर ड्रॉपलेट, अब ये वाटर ड्रॉपलेट वापस से हमारे इसमें आ जाता है,
एक और फ्लास्क में, और वो फ्लास्क में क्या होता है, उस वाटर का बॉइलिंग होता है, यानी वापस से पानी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क को उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि हमारे पास जो अर्थ था उस वक्त में, हमारा जो उस वक्त में पृथ्वी था, उसका जो टेम्परेचर था वो 800 डिग्री सेल्सियस लगभग था, उन्होंने ऐसा बताया था। तो इन्होंने क्या किया, इसमें बॉइलिंग किया वाटर को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और इसको ऐसा बनाने का कोशिश किया जैसा कि हमारा अर्थ था, और इसमें क्या करने की कोशिश किया, लाइटनिंग जनरेट, जो बिजली का रखता है उसका माहौल यहाँ जनरेट किया है, ठीक है, फिर हमारा ठंडा यहाँ किया है, ठीक है, और फिर वापस से गर्म यहाँ किया अर्थ के द्वारा। क्लियर है बात? तो बॉइलिंग वाटर जो है वो कितना पे डिग्री पे किया जा रहा है, 800 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको क्या माना जा रहा है कि ये हमारा क्या है, अर्थ है। मतलब हमारा अर्थ जो था पहले के समय में वो कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था पहले के समय में, ठीक है। तो हुआ क्या, जब बॉइलिंग वाटर हुआ, देखो पहले गर्म हुआ गैसेस है ना, तो उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आया, पानी की बूंदे के फॉर्म में, और फिर ठंडा होके आया, फिर गर्म हुआ, ठीक है, और फिर गर्म होने के बाद यहाँ पे वैक्यूम जनरेट कर दिया कि कोई दूसरा चीज ना पाए। समझ में बात, वैक्यूम पंप लगा दिया और वैक्यूम जनरेट कर दिया, यानी कि कोई दूसरा चीज ना पाए, सिर्फ यही सब चीज रहे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ बाबू, ये इस तरह से फिर वापस से गया, फिर हीट हुआ, फिर ठंडा हुआ, फिर हीट हुआ। समझ में बात, इस तरह से ये साइकिल लगभग इन्होंने 18 दिन तक चलाया। कितना दिन तक चलाया बाबू, 18 दिन तक चलाया। 18 दिन तक जब इन्होंने इस साइकिल को रन कराया, यानी कि चलाया, तो इनको इस यू शेप स्ट्रक्चर में, यहाँ पे इनको इस यू शेप स्ट्रक्चर में क्या मिला, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। क्या मिला बाबू, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिला। क्लियर है? और वो कंपाउंड्स क्या था हमारे पास, एमिनो एसिड था। क्या था बाबू, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड भी कई तरह का होता है, तो यहाँ पे कौन कौन सा एमिनो एसिड हमको मिला, तो याद रखने का तरीका आग, क्या रखना है, आग। ए से तुम्हारा हो जाएगा बाबू एस्पार्टिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आएगा सवाल, एस्पार्टिक एसिड। ए से तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलानीन, जहां से सवाल आएगा वहां पे ज्यादातर एवोल्यूशन में हम टिक दे देंगे। जी से तुम्हारा हो जाएगा बाबू तुम्हारा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। तो एस्पार्टिक एसिड, एलानीन और ग्लाइसिन, ये 3 एमिनो एसिड हमको प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मिला, इनके एक्सपेरिमेंट से। समझ आया बात, इनके एक्सपेरिमेंट है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बाबू कि जब हम ऐसा माहौल जनरेट कर रहे हैं जैसे माहौल पहले था, तो जब हमको मिल सकता है एमिनो एसिड, तो समझ में आ रहा है बात कि उन्होंने जो बात कहा कि एटम्स जो है वो जुड़ के मॉलिक्यूल्स बना है ना, मॉलिक्यूल्स बना है, और वो मॉलिक्यूल जुड़ के एमिनो एसिड ये सब बना है, तो ये बात कहीं ना कहीं उनका सही है। समझ रहे बात, ये बात उनका कहीं ना कहीं क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक का मतलब कमी था। कमी क्या था, वहां पे हमारे पास 3 चीजें था, लाइटनिंग भी था, टेम्परेचर भी था, है ना, लाइटिंग यानी कि बिजली भी कड़क रहा था, प्लस टेम्परेचर भी था, और साथ ही साथ सन से एक्सरेज और अलग अलग रेज आ रहे थे, यूवी रेज और एक्सरेज ये सब आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे किसी तरह का इन्होंने रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं किया, तो यही ड्रॉबैक था। यहाँ पे क्या था बाबू, एब्सेंस ऑफ रेडिएशन या सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब होता है जो सनलाइट से एनर्जी हमको मिलता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास रेडिएशन या सोलर एनर्जी नहीं था, है ना, बगैर सोलर एनर्जी। और रेडिएशन कैसा हुआ था। अच्छा, एक चीज और पूछा जा सकता है तुमसे, अगर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाया जाए, कि इसमें जो CH4 NH3 और जो हमारा H2 लेते हैं वो कितने के रेशियो में लेते हैं, तो CH4 2 लेते हैं, NH3 1 मॉलिक्यूल लेते हैं, और H2 का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, 2:1:2 में लेते हैं। यहाँ से भी एक सवाल आने का चांस है। क्या यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल क्या आएगा, सबसे ज्यादा यहाँ से सवाल आने का चांस ये है कि अर्थ का जो प्रिमिटिव टेम्परेचर था, या फिर एसएल मिलर के एक्सपेरिमेंट में जो अर्थ जिसे हमने माना उसका जो टेम्परेचर था वो कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद दूसरा सवाल ये आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत ज्यादा चांस है सवाल आने का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इससे कई बार सवाल आ भी चुका है, कि बताइए जो हमारे पास न्यू वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो यू शेप स्ट्रक्चर में बनता है, और जो हमारा एमिनो एसिड होता है उसमें कौन कौन सा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको क्या है बाबू, आगे यानी कि एस्पार्टिक एसिड, एलानीन और ग्लाइसिन, ये 3 एमिनो एसिड क्या होता है, बनता है। क्लियर है बात, यही था एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
यही क्या था एस एन मिलर साहब का एक्सपेरिमेंट। जो बातें उन्होंने कहा था ओपेरन एंड हेल्डन साहब, उसी बातों को यहाँ पे उन्होंने करने का कोशिश किया। उन्होंने बोला था कि देखिए उस वक्त में क्या हो रहा है, बिजली का रख रहा है ना, वहां से हीट मिल रहा है, इन्होंने बिजली कर आके चेक कराया, मतलब वैसा माहौल जनरेट कराया, फिर उसके बाद बताया कि ठंडा माहौल है तो ठंडा फिर किया, फिर वापस से गर्म किया है ना, अर्थ जो गर्म था उसके वजह से, तो ऐसा जनरेट किया और 18 दिन तक ये साइकिल लगभग चलते रहा है ना, 18 दिन तक ये साइकिल बाबू चलता रहा। और 18 दिन के बाद यहाँ पे हमको यू शेप स्ट्रक्चर में हमको क्या देखने को मिला, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, यानी कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें वाटर प्रेजेंट था, और वो कौन सा मिला भाई, अमीनो एसिड है ना, क्या मिला, अमीनो एसिड। और कौन कौन सा अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन और ग्लाइसिन। याद रखना, बस यही सवाल आएगा कि कौन कौन सा अमीनो एसिड मिलता है, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन और ग्लाइसिन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। यहाँ पे क्या हुआ है, ए बायोजेनेसिस हुआ है। ए बायोजेनेसिस का मतलब नॉन लिविंग मैटर से हमारे पास क्या बना है भाई, लिविंग मैटर बना है ना। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, बायोजेनेसिस देखने वाले हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखने वाले हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, चलो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। देखो हमारे पास क्या था बाबू, अर्थ पे बहुत सारे गड्ढे उड्ढे प्रेजेंट है, और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इनके थ्योरी ने भी कहा था ओपेरन और हेल्डन साहब के कि लगातार बारिश भी हो रही थी। तो बारिश हो रहा था तो पानी जाहिर सी बात है गड्ढों में क्या हुआ होगा, जमा हुआ होगा, है ना बाबू, गड्ढों में पानी क्या हुआ होगा, जमा हुआ होगा, जिसे हम लोग सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर। इस सागर में हमको क्या देखने को मिला, इस तरह से अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिले। अलग अलग तरह का क्या देखने को मिला बाबू, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिले। समझ आया बात, अलग अलग तरह के क्या देखने को मिले बाबू, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, लाइक प्रोटीन हो सकता है, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब समझ में आया ना, बायो मॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़े थे जितना मॉलिक्यूल सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। बायो मॉलिक्यूल्स में जितना पढ़े थे, प्रोटीन पढ़े थे, शुगर पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, सब क्या है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। समझ में आया बात, याद रखना। तो आइसोलेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेशन किसका करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो सब क्या हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है मॉलिक्यूल्स, ये क्या है बाबू हमारा, ये हमारा समझो कि इसे हम प्रिमिटिव मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रिमिटिव मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, प्रिमिटिव मॉलिक्यूल्स। अच्छा याद रखना, सवाल यहाँ पे से कैसे आता है, सवाल यहाँ पे से ये आता है कि ये जो सागर है हमारे पास, मतलब जो गड्ढा था जिसमें पानी भर गया और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इसमें एक साइंटिस्ट है हेल्डन साहब, है ना, हेल्डन साहब जो पिछले पढ़े हम। हेल्डन साहब ने क्या बोला कि ऐसा लगता है कि जैसे मान लो हम लोग एक प्याले में सूप लिए हुए और उसमें ब्रेड बोरा हुआ है, मतलब ब्रेड जो होता है, ब्रेड का टुकड़ा बोरे हुए, जैसे ब्रेड बोरा हुआ क्या हो सकता है, तुम्हारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, और प्याला में जो तुम्हारा सूप है वो क्या हो सकता है, ये सागर हो सकता है। ठीक है, तो हेल्डन साहब ने इसको एक नाम दिया। इसे उन्होंने क्या कहा, इसे उन्होंने कहा बाबू हॉट डाइल्यूट सोप। क्या कहा बाबू, हॉट डाइल्यूट सोप, है ना, हॉट डाइल्यूट सूप, सूप होगा ना, SOUP, हॉट डाइल्यूट सूप। किसने कहा था ये बात, इसको किसने नाम दिया, हेल्डन साहब ने। इसका एक और नाम होता है, हॉट डाइल्यूट सूप के अलावा इसका और एक नाम होता है, क्या नाम था हॉट डाइल्यूट सूप के अलावा, प्रीबायोटिक सूप। याद रखना, इसका और क्या नाम होता है बाबू, प्रीबायोटिक सूप। ये पूछा जा सकता है आपसे कि प्रीबायोटिक सूप या फिर हॉट डाइल्यूट सूप जो है वो किसने दिया था, हेल्डन साहब ने, है ना, किसने दिया था, हेल्डन साहब ने। याद रखिएगा, हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप जो है वो किसने दिया था, गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया बाबू, गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया है, हेल्डन साहब ने। क्लियर है बात। अब ये प्रीमेटिव जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास, इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास RNA हो सकता है, इसमें हमारे पास प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हो सकती है ना, और भी कई सारी चीजें हो सकती है।
तो प्रीमिटिव मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या क्या हो सकता है बाबू, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, एक्सेट्रा, है ना, ये सब चीजें हो सकती है। इसी प्रीमिटिव जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, इसको हम लोग प्रोटोबायोट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रोटोबायोट्स। और जो हमने पढ़ा था ना कि पहले ए सेलुलर लाइफ आया देन सेलुलर लाइफ आया, तो ये जो प्रोटोबायोट्स है ना, यही ए सेलुलर लाइफ है। यही क्या है बाबू, ए सेलुलर लाइफ है। और ये ए सेलुलर लाइफ कब आता है, 3 बिलियन ईयर अगो। मतलब प्रोटोबायोट्स कब आए, 3 बिलियन ईयर अगो, यानी 3 बिलियन साल पहले। और इस प्रोटोबायोट्स के बाद हमारे पास क्या आया बाबू, प्रोकैरियोट्स आया। क्या आया बाबू, प्रोकैरियोट्स आया। इस प्रोटोबायोट्स के बाद हमारे पास क्या आया, प्रोकैरियोट्स आया। प्रोकैरियोट्स क्या कहोगे, ए सेलुलर लाइफ है या फिर सेलुलर लाइफ है, सेलुलर लाइफ है। बिकॉज सर सेल जो है दो तरह का होता है, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। तो ये तुम्हारा क्या आया बाबू, यहाँ पे तुम्हारा सेलुलर लाइफ आया। कैसा लाइफ आया, सेलुलर लाइफ आया। और ये सेलुलर लाइफ कब आता है, कौन बच्चा बताएगा, सेलुलर लाइफ आता है 2 बिलियन ईयर अगो। सेलुलर लाइफ कब आया बाबू, 2 बिलियन ईयर अगो। और ये प्रोटोबायोट्स क्या थे, प्रोटोबायोट्स हमारे क्या थे बाबू, ए सेलुलर लाइफ का। क्या यहाँ कहीं पे से सवाल आएगा, नहीं आएगा। सवाल कहां से आएगा, सवाल बस यहां से आएगा। हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप देने वाले साइंटिस्ट का नाम है हेल्डन। फिर से लिखेंगे हम क्योंकि सवाल आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप, प्रीबायोटिक सूप देने वाले साइंटिस्ट का नाम हेल्डन, हेल्डन था, है ना। और ये हेल्डन क्या थे, ये हेल्डन थे इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट। कहाँ के रहने वाले थे बताओ, ये रहने वाले थे कहाँ के बाबू, इंग्लैंड के। बाद में कहाँ आते हैं, बाद में आते हैं हमारे भारत। और भारत में कहाँ आते हैं, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और यहाँ आकर ये क्या कर जाते हैं, सेटल करेंगे। और क्या करेंगे, सेटल कर जाते हैं और यहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हैं। तो सारा कहानी हेल्डन के बारे में हम लोग को क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देख रहे हो कैसे हुआ। हमारे पास क्या था, गड्ढे थे कई सारे, है ना। उस गड्ढे में, और उस वक्त में बारिश हो रही थी तो गड्ढे में पानी जम गया, पानी जम गया और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमको फॉर्म होते हुए दिखे, बनते हुए दिखे, लाइक प्रोटीन, आरएनए और कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्लियर है बात। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हो रहे थे वो सब क्या हुए, आइसोलेट हुए, आइसोलेट यानी कि अलग हुए। कहीं पे तुमको एग्रीगेशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, एग्रीगेशन का मतलब भी होता है अलग होना, ठीक है। तो एग्रीगेशन होता है मॉलिक्यूल्स का हमारे पास। और उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स है इन्हें हम लोग प्रीमिटिव मॉलिक्यूल, क्या है, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब पहले। तो इसे हमने क्या कहा बाबू, देखो इधर इधर, इसे हम लोग क्या कहा, प्रीमिटिव मॉलिक्यूल का। क्लियर है, क्या कहा, प्रीमिटिव मॉलिक्यूल। प्रीमिटिव मॉलिक्यूल हमारा क्या क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स और भी चीजें हो सकती है, पॉलीसैकेराइड, ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे इसी प्रीमिटिव मॉलिक्यूल्स को हमने और क्या नाम दे दिया, प्रोटोबायोट्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बाबू, प्रोटोबायोट्स। तो बताओ प्रोटोबायोट जो है वो क्या है, ए सेलुलर लाइफ है, सेलुलर लाइफ। तो सर ए सेलुलर लाइफ है। और ए सेलुलर लाइफ कब आया था, 3 बिलियन ईयर अगो, यानी 3 बिलियन साल पहले। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है बाबू, प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट सेलुलर या फिर ए सेलुलर, सेलुलर लाइफ, है ना। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, सेलुलर लाइफ। सेलुलर लाइफ कब आया, 2 बिलियन ईयर अगो। सवाल कहां से आएगा, सवाल यहां से आएगा कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक प्याला में ऐसा लग रहा है कि सूप रखा हुआ है और साथ ही साथ उसमें हम लोग ब्रेड को डिप कर रहे हैं, डिप मतलब डुबा रहे हैं, है ना। ब्रेड को क्या कर रहे हैं, डिप्ड कर रहे हैं। तो ये जो ब्रेड डिप कर रहे हैं वो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गया। और ये जो प्याला है उसमें जो सूप है, वाटर है जो, उसको उन्होंने क्या कह दिया, सूप कह दिया। और उस सूप को क्या कहा, हॉट डाइल्यूट सूप या फिर प्रीबायोटिक सूप। और ये प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप किसने नाम दिया था, हेल्डन साहब ने। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, किसने नाम दिया था, हेल्डन साहब ने। यहां तो क्लियर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये जो प्रोटोबायोट है ये दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोट, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोट जो है वो कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है तुम्हारा क्वाजरवेट्स और एक होता है तुम्हारा माइक्रोस्फीयर। क्वाजरवेट्स जो है ये शब्द दिया था ओपेरन ने, किसने दिया था, ओपेरन ने। और जो तुम्हारा
माइक्रोस्फीयर है, उस शब्द दिए थे एक फ्लोरिडा के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सिडनी फॉक्स, उन्होंने बताया था। क्लियर है बात? तो वो क्या होता है डिटेल में, उसे हम लोग आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है। चलो।